वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आपको बता दूं कि ये जो आरआरबी ग्रुप डी है, इस ग्रुप डी में जितना साइंस का वेटेज होता है उतना किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होता। तो ये आप याद रखिएगा, साइंस को अपना सबसे बड़ा अध्ययन बनाइए ग्रुप डी के लिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो आज के ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और मैं एक एक ऑप्शंस को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने का कोशिश करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष जो हाइपरमेट्रोपिया का निवारण करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस जिसे कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस, ऑप्शन डी है द्विफोकसी लेंस यानी बायोफोकल लेंस। इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तल लेंस। आपको बता दूं कि दूरदृष्टि दोष होगा तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। एक मैं आपको इसके लिए ट्रिक बता देता हूं। अगर दूर है आपका, जैसे दूर दृष्टि दोष पूछा जा रहा है, तो इसमें +1 कर दीजिएगा। 1 2 यानी अक्षरों को पढ़िएगा, दा से 1, रा का 1 +1 तो उत्तल, 2 + 1 उत्तल। अब पूछा जाए निकट दृष्टि दोष है तो निकट में कितने अक्षर हो जाते हैं 3, तो 3 + 1 यानी 4। तो क्या कौन सा हो जाएगा अवतल लेंस। तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा है उत्तल लेंस है, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा है अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल 4 डिजिट का, उत्तल 3 का। 2 + 1 3 + 1 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लेंस की क्षमता, जो पावर ऑफ लेंस ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन P = F, ऑप्शन बी P = 1/F जहाँ F मीटर में है, और ऑप्शन सी है P = F/100, और ऑप्शन डी है P = 1/V + 1/U। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है P = 1/F जहाँ F मीटर में होता है। आपको बता दूं कि लेंस की क्षमता मापते डायोप्टर में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट और बता दूं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। याद रखें, उत्तल पॉजिटिव होता है, अवतल नेगेटिव होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किनारों जो एजिस के आसपास प्रकाश के मुड़ने या फैलने की परिघटना को क्या कहा जाता है। जो एजिस जो किनारे होते हैं वहाँ पर प्रकाश के जो मुड़ जाता है या फैल जाता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपका ऑप्शन सी है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन, और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन स्कैटरिंग। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन हो जाता है किनारों पर। जब आसपास जो किनारों के आसपास प्रकाश के मुड़ने या फैलने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किसी अवरोध के किनारों से टकराता है तो यह किनारों के चारों ओर मुड़ जाता है या फैल जाता है, इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की प्रबलता, जो लाउडनेस है, मुख्य रूप से ध्वनि तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य पर, ऑप्शन बी है वेग पर यानी वेलोसिटी पर, ऑप्शन सी आयाम पर यानी एम्पलीट्यूड पर, और ऑप्शन डी है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर। इसका जो राइट आंसर है वो आयाम, ध्वनि की जो प्रबलता है, लाउडनेस है, वो आयाम पर निर्भर करती है। आपको बता दूं कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में इसका काउंटिंग होता है। और ध्वनि की प्रबलता का मुख्य रूप से क्या है तो आयाम पर निर्भर होती है, ये आप याद रखिएगा। ध्वनि का जो तारत्व होता है, पिच, उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। पूछा जाए कि उसका ध्वनि का जो तारत्व होता है, पिच होता है, वो किस पर निर्भर करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल ध्वनि तरंगों में उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां माध्यम के कण बहुत आसपास होते हैं और घनत्व उच्च होता है। आपके ऑप्शन है संपीड़न यानी कंपैरिजन, ऑप्शन डी है विरलन रिफ्रैक्शन, और ऑप्शन डी है गर्त ट्रॉफ, और ऑप्शन डी है सुरंग। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है संपीड़न। अनुदैर्ध्य जो तरंगे हैं जो जिस माध्यम से कण के आसपास होते हैं और घनत्व उच्च हो जाता है, उस क्षेत्र को संपीड़न कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल रेडिश क्यों दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण,
ऑप्शन बी है प्रकाश के प्रकीर्णन एंड स्कैटरिंग के कारण, ऑप्शन सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और ऑप्शन डी है प्रकाश के विवर्तन के कारण। ये एज इट इज क्वेश्चन हूबहू ऐसा पूछा जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा भी जा चुका है। इस पूछ रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किसके कारण हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। जब भी रंगों के दिखने, आकाश का नीला होना या सूर्य का लाल होना की बात आती है तो इसका मुख्य कारण प्रकीर्णन स्कैटरिंग ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य है। आपके ऑप्शन है प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाना चाहिए, ऑप्शन बी है आपतन कोण जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रांतिक कोण से छोटा होना चाहिए, ऑप्शन बी सी है प्रकाश को सघन माध्यम जो डेंसर से विरल माध्यम रेयरर में जाना चाहिए, और ऑप्शन डी है दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान होना चाहिए। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये आप याद रखें। इसकी और शर्तें हैं वो हैं कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए, पहला है। सेकंड है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, और ऑप्शन डी है मृग मरीचिका जो मेरेज और ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, याद रखिएगा। तो पूछा जाए मृग मरीचिका किसके कारण होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की दोहरी प्रकृति जो ड्यूल नेचर है उससे क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है यह केवल एक कण पार्टिकल की तरह कार्य करता है, ऑप्शन बी है केवल तरंग वेव की तरह कार्य करता है, ऑप्शन सी है तरंग और कण दोनों की विशेषताएं प्रदर्शित करता है, और ऑप्शन डी है निर्वात और माध्यम दोनों में समान चाल से चलता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ये तरंग और कण दोनों की विशेषताएं प्रदर्शित करता है प्रकाश की दोहरी प्रकृति, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न अनुप्रस्थ तरंगों जो ट्रांसवर्स वेव्स में माध्यम के कणों का कंपन किस दिशा में होता है। आपके ऑप्शन हैं तरंग के चलने की दिशा के समांतर यानी पैरेलल, ऑप्शन बी है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर, ऑप्शन सी है तरंग की विपरीत दिशा में, और ऑप्शन डी है वृत्ताकार पथ में। अनुप्रस्थ तरंगों के कणों का पूछा जा रहा है माध्यम, इसका जो राइट आंसर है वो है तरंग के चलने की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर ये चलता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, पूछा जाए कि ध्वनि कैसी एक तरंग है तो अनुदैर्ध्य तरंग है, और जिसके कण समांतर यानी आगे पीछे कंपन करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी बंद हॉल में ध्वनि के बार बार परिवर्तित होने रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की घटना को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है प्रतिध्वनि यानी इको, ऑप्शन बी है अनुनाद यानी रेजोनेंस, ऑप्शन सी है अनुरंडन यानी रेवरबेरेशन, और ऑप्शन डी है अपवर्तन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अनुरणन है इसका। जब किसी बंद हॉल में ध्वनि को बार बार परावर्तित होने का अगर आए रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आए तो वो अनुकरणन होता है, अनुरणन होता है, अनुरणन याद रखें। नेक्स्ट है आपका समतल दर्पण जो प्लेन मिरर द्वारा बने प्रतिबिंब के विषय में कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शन प्रतिबिंब आभासीय और सीधा होता है, ऑप्शन प्रतिबिंब आकार का वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ऑप्शन सी है वस्तु दर्पण से दूर जितनी दूर है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, और ऑप्शन डी है प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रम जो लेटरल इन्वर्जन होता है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ये आप याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है आपका यदि दो समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर रखे हों और उनके बीच रखी किसी वस्तु विषम और समन्वित न होने की स्थिति में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपके ऑप्शन हैं 9, ऑप्शन बी है आपका 8, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 10। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 8। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 360/θ, यानी जो भी आपको दे रखा होता है तो यहाँ पे दे रखा है 40, 4 से ये 0 काटेंगे, 4 से 36 9 बार कटेगा,
अब जब भी ये चीज़ विषम होती है, अगर विषम स्थिति में आती है तो उसमें से एक घटा देते हैं। अगर ये सम होता तो यहाँ आंसर कितना हो जाता है, यानी विषम संख्या आई है तो एक घटा दिया तो क्या हो गया 8। समतल दर्पणों के बीच जो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं तब वे जीरो समांतर पर हों। अनंत कब बनेंगे, जब जीरो पर हों। याद रखिएगा ये इसका राइट आंसर है। तो 8 इसका क्या हो जाता है, याद रखिएगा 360 अपॉन थीटा। इफ द नंबर इज ऑड तो उसमें से घटा देंगे, इवन है तो एज इट इज आंसर रहता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण जो कॉनकेव मिरर के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है। आपके ऑप्शन है वक्रता केंद्र सी से, ऑप्शन बी है ध्रुव पी से, ऑप्शन सी है मुख्य फोकस एफ से, ऑप्शन डी है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसका जो राइट आंसर है आपका मुख्य फोकस एफ से आती है, ये आप याद रखें, यानी वहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ आकर और कैसा बनेगा। आपके ऑप्शन है फोकस पर अत्यधिक छोटा, ऑप्शन बी अनंत पर अत्यधिक बड़ा, ऑप्शन सी है सी और एफ के बीच छोटा, और ऑप्शन डी है सी पर समान आकार का यानी वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर है वो है कि सी पर बनेगा, समान आकार का रहेगा, वास्तविक और उल्टा, ये आप याद रखें। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही दर्पण सूत्र जो मिरर फॉर्मूला है। आपके ऑप्शन है 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, v प्लस u बराबर f, और ऑप्शन डी है 1/v प्लस 1/f बराबर 1/u। इसका राइट आंसर है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इसका राइट आंसर है। आपको बताऊँ लेंस के मामले में यह सूत्र काफ़ी लाभदायक है। नेक्स्ट है आपका लेंस के लिए आवर्धन जो मैग्निफिकेशन -m का सूत्र क्या होता है। आपके ऑप्शन है -v/u, ऑप्शन बी v/u, ऑप्शन सी u/v, ऑप्शन डी है -u/v। इसका राइट आंसर है वो है v/u होता है इसका मैग्निफिकेशन के लिए सूत्र, याद रखें। नेक्स्ट है आपका चिन्ह परिपाटी जो साइन कन्वेंशन के अनुसार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी f क्रम से कैसी मानी जाती है। आपके ऑप्शन है दोनों धनात्मक, उत्तल ऋणात्मक, अवतल धनात्मक, ऑप्शन डी है उत्तल धनात्मक, अवतल ऋणात्मक, और ऑप्शन डी है दोनों ऋणात्मक। इसका जो राइट आंसर है आपका उत्तल का जो होता है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है, अवतल ऋणात्मक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हीरे डायमंड का अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग कितना होता है। आपके ऑप्शन है 1.00, ऑप्शन ए 1.33, ऑप्शन डी 1.50, ऑप्शन डी है 2.42। इसका जो राइट आंसर है वो है 2.42। जो हीरा डायमंड है वो उसका अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 होता है। इसी कारण इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन आसानी से होता है और ये अत्यधिक चमकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर ILB अधिकतम कब होता है। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो यानी 0 पर हो, जब कोण 45 डिग्री हो, ऑप्शन सी है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो 90 डिग्री हो, जब कोण 180 हो। इसका राइट आंसर है कि जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है 90 डिग्री पर होता है तो धारावाही चालक लगने वाला बल अधिकतम होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम जो राइट हैंड रूल है मुख्य रूप से क्या ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, ऑप्शन बी प्रेरित धारा इंड्यूस्ड करंट की दिशा, ऑप्शन सी है चालक पर लगने वाला बल की दिशा, और ऑप्शन डी प्रतिरोध का मान। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका प्रेरित धारा की दिशा, याद रखें। नेक्स्ट है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज 1831 में किसने की। आपके ऑप्शन है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने, ऑप्शन बी है साइमन ओम, ऑप्शन सी है जेम्स जूल, और ऑप्शन डी है माइकल फेराडे। इसका राइट आंसर है वो माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में की थी। आपको बता दूं कि बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसकी खोज माइकल फेराडे ने की थी, मैं बता चुका हूँ। जनरेटर इसी सिद्धांत पर बिजली पैदा करता है, ये भी आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपका लघुपथन, जो शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या प्रभाव पड़ता है? धारा धीरे धीरे कम हो जाती है, ऑप्शन धारा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन धारा शून्य हो जाती है, और ऑप्शन डी है धारा में कोई बदलाव नहीं होता। इसका राइट आंसर है आपका धारा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका जेम्स जूल द्वारा दिए गए विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, जो हीटिंग इफेक्ट का सही सूत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है H बराबर IR/2TS, ऑप्शन डी H बराबर V/RTS, ऑप्शन सी है। इस तरह से ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका H बराबर I²RT, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्राथमिक उपयोग क्या है? आपके ऑप्शन वोल्टेज को बढ़ाना, ऑप्शन बी एक अज्ञात प्रतिरोध जो अननोन रेजिस्टेंस को सटीक रूप से मापना, ऑप्शन सी है एसी को डीसी में बदलना, यानी एसी करंट को डीसी में बदलना, और ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र को मापना। इसका राइट आंसर है वो है आपका एक अज्ञात प्रतिरोध जो अननोन रेजिस्टेंट को सही रूप से मापना इसका प्राथमिक उपयोग है। नेक्स्ट एक अश्व शक्ति जो हॉर्स पावर माइनस HP कितने वॉट के बराबर होती है? आपके ऑप्शन 1000 वॉट, ऑप्शन बी है 746 वॉट, और ऑप्शन डी है 3.16 मिलियन वॉल्ट, और ऑप्शन डी है 550 वॉट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 746 वॉट। आपको बता दूं कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉल्ट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट है, और 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल सेकेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता जो रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है? आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है तांबा कॉपर, ऑप्शन सी है चांदी सिल्वर, ऑप्शन डी है लोहा। इसका राइट आंसर है वो है चांदी। निम्नलिखित से जो पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है वो चांदी की है, जिसके कारण ये विद्युत का सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। अत्यधिक महंगा होने के कारण इसका उपयोग तारों में नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आपका विद्युत चालकता कंडक्टेंस की SI इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है ओम, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी सीमेंस, और ऑप्शन डी है वेबर। इसका राइट आंसर है वो है सीमेंस। सीमेंस इसका राइट आंसर है। प्रतिरोध की इकाई अगर पूछा जाए तो ओम होती है। सापेक्षित घनत्व जो रिलेटिव डेंसिटी की SI इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है ग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन इनमें से कोई भी इकाई नहीं। इसका जो राइट आंसर है आपका वो इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं सापेक्षित घनत्व 2 घनत्वों का अनुपात है, और पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व दोनों राशियां समान है, इसलिए यह एक मात्रकहीन यानी यूनिटलेस राशि है। घनत्व की इकाई किलोग्राम पर मीटर की होती है। नेक्स्ट है आपका यदि किसी परिपथ पर विभवांतर V और प्रतिरोध R ज्ञात हो तो विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिक पावर P का सूत्र क्या है? आपके ऑप्शन है P बराबर V/R, ऑप्शन P बराबर V²/R, ऑप्शन सी P बराबर I²/R, और ऑप्शन डी है P बराबर R/V²। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका P बराबर V²/R, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल वायर का विभव जो पोटेंशियल सामान्यतः कितना माना जाता है? आपके ऑप्शन 220 वोल्ट, ऑप्शन बी है 110 वोल्ट, ऑप्शन डी है 50 वोल्ट, और ऑप्शन डी है 0 वोल्ट। और इसका जो राइट आंसर है वो है 0 वोल्ट माना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों जो विबग्योर में बट जाना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन, ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन, और ऑप्शन डी है प्रकाश का विवर्तन। इसका राइट आंसर है वो है कि इसे कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, याद रखें। और इसमें और भी फैक्ट दे रखे हैं आपके कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश पर अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। न्यूटन ने प्रिज्म के उपयोग से समझाया। इसमें बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा और लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका इंद्रधनुष, रेनबो बनने की प्रक्रिया में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं? आपके ऑप्शन है केवल अपवर्तन, ऑप्शन है अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, ऑप्शन सी है केवल परावर्तन और प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है विवर्तन और व्यतिकरण। इसका राइट आंसर है वो अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है आपका, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपवर्तन होता है, तो कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी कांस्टेंट क्या रहता है? आपके ऑप्शन प्रकाश का वेग, ऑप्शन ए प्रकाश की दिशा, ऑप्शन सी प्रकाश का की तरंगदैर्घ्य और ऑप्शन डी प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। इसका राइट आंसर है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जो प्रकाश की आवृत्ति है, वो एज इट इज रहती है प्रकाश की किरण के माध्यम एक से दूसरे माध्यम में जाती है तब। नेक्स्ट है आपका, तो उत्तल लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस की प्रकृति कैसी होती है? अपसारी, ऑप्शन ए अभिसारी, ऑप्शन सी है समानांतर, ऑप्शन डी द्विफोकसी। इसका राइट आंसर है वो है अभिसारी, यानी उत्तल लेंस है उसकी जो प्रकृति है वो अभिसारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र 0 और फोकस F के बीच रखा गया, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आपके में वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन वास्तविक सीधा और बड़ा, ऑप्शन सी आभासी सीधा और बड़ा, और ऑप्शन डी है अनंत पर। इसका राइट आंसर है वो है कि आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत चुंबक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है, यह एक स्थायी चुंबक है, ऑप्शन बी यह एक अस्थायी चुंबक है जो केवल धारा प्रवाहित होने पर चुंबक दर्शाती है, ऑप्शन सी है इसकी शक्ति को बढ़ाना या घटाया नहीं जा सकता, ऑप्शन डी है यह लोहे की वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता। इसका राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह एक टेम्परेरी चुंबक है, अस्थायी है, जो केवल धारा प्रवाहित होने पर चुंबक दर्शाती है। नेक्स्ट है विद्युत जनरेटर, जो जनरेटर किस सिद्धांत ऊर्जा रूपांतरण पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जनरेटर, ऑप्शन यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन सी रासायनिक को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन डी ऊष्मीय को विद्युत में बदलता है। इसका राइट आंसर है कि ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट है आपका कार्य करने की दर, रेट एट विच वर्क इज डन, को भौतिकी में क्या कहते हैं? ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन सी है आवेग। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो दर है, उसे शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसका एसआई जो इकाई है वो वॉट है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन डी है संवेग संरक्षण का नियम। इसका राइट आंसर है वो उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व सीधे तौर पर वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और अधिक द्रव्यमान बराबर अधिक जड़त्व। नेक्स्ट है आपका बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, रिकॉइल ऑफ गन, यह किस नियम पर आधारित है? आपके ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम या न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी है पास्कल का नियम, ऑप्शन डी है बर्नौली का सिद्धांत। इसका राइट आंसर है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शंस, ये होता है, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो ये नियम है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। नेक्स्ट आपका डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन समतल दर्पण, ऑप्शन उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है बेलनाकार दर्पण। इसका जो राइट आंसर है वो आपका अवतल दर्पण है का प्रयोग करते हैं डेंटिस्ट जितने भी हैं, छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए। नेक्स्ट है आपका कि यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका ऑप्शन है गति धीमी हो जाती है, ऑप्शन बी गति तेज हो जाती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सी है गति अपरिवर्तित रहती है, और ऑप्शन डी है प्रकाश रुक जाता है। इसका राइट आंसर है वो कि गति तेज हो जाती है यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो। नेक्स्ट है आपका कि एक अवतल दर्पण जो कॉन्केव मिरर में यदि वस्तु को अनंत इन्फिनिटी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आपका ऑप्शन वक्रता केंद्र सी पर, ऑप्शन बी ध्रुव पी पर, ऑप्शन सी फोकस एफ पर, ऑप्शन डी है अनंत पर। इसका जो राइट आंसर है वो है मुख्य फोकस एफ पर बनेगा।
प्रतिबिंब। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों का ध्रुवीकरण जो पोलराइजेशन क्यों नहीं किया जा सकता। आपके ऑप्शन क्योंकि वे अनुप्रस्थ तरंग हैं, ऑप्शन बी क्योंकि वे निर्वात में चल सकती हैं, ऑप्शन सी क्योंकि वे अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल तरंगें हैं और क्योंकि इनका वेग प्रकाश से अधिक होता है। इसका राइट आंसर क्योंकि वे अनुप्रस्थ तरंगें हैं, दैट्स द रीजन कि उनका पोलराइजेशन नहीं किया हो जाता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आगे चीज़ों को और बेहतर करने का। तो बने रहें हमारे साथ। बाकी इस जो PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आप हमारा टोटल जो टेलीग्राम है टोटल GK डोज उसे भी आप फॉलो करें और वहाँ से डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं। 500 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की हर प्रकार की छोटी छोटी PDFs अवेलेबल हैं। 500 क्वेश्चन इन आप करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।